शरद पवार ने तो जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ था तभी कहा था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हुई है। देखिए, इनका प्रॉब्लम क्या है कि लोकसभा में जीतते हैं महाराष्ट्र में तो ईवीएम एकदम तगड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हारते हैं तो तुरंत ईवीएम में प्रॉब्लम आता है। ये कर्नाटक में जीतते हैं विधानसभा में तो ईवीएम अच्छी है, ये लोकसभा में हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। मैंने बताया ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं, इनके दिमाग में प्रॉब्लम है। इनके दिमाग की जो चिप है, इनके दिमाग की चिप करप्ट हो गई है, इनके दिमाग की चिप को बदलना पड़ेगा। जो शिवसेना के लोग हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उन्होंने तो ये कहा कि अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और अडानी ने मिलकर इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया। देखिए, इतने बौखलाए हुए हैं कि ये कुछ भी कह सकते हैं। मैंने तो ये कहा कि ये तो ये भी कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी जीती, इन्होंने ट्रम्प से मशीन चेंज करवाई, और ये भी कह सकते हैं, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। इलेक्शन पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि ये लोग जो कह रहे हैं शायद वो सच ना हो, ना ईवीएम की बात, ना वोट बढ़ाने की बात। लेकिन ये तो सच है कि जब आपकी सरकार नहीं बन पा रही थी तो आप 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने थे और आपने चाचा शरद पवार से भतीजे अजित पवार को चुरा लिया था। देखिए, वो जो 80 घंटे की सरकार थी वो चाचा शरद पवार जी से बात करके हम लोगों ने तय किया था, क्योंकि जिस समय हमारे ध्यान में आया कि हमारे साथ चुनकर आए हुए उद्धव ठाकरे जी ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है और वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, उस समय चाचा जी ने हमारे पास दूत भेजे। उन दूतों ने ये कहा कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। तो हम लोगों को ये लगा कि अब ये समय है कि अगर अपने साथ गंदी राजनीति हो रही है, अपने को समाप्त किया जा रहा है, तो जिंदा रहने की जरूरत है। इसलिए हमने चाचा जी से बात की, चाचा जी ने सारी चीजें तय की, चाचा जी के कहने पर ही हम लोगों ने सब निर्णय किए। पता नहीं चाचा जी क्यों पलट गए। चाचा जी पलटे लेकिन भतीजे जी नहीं पलटे। तो भतीजे जी ने कहा कि चाचा जी पलट गए लेकिन मैं आपके साथ में हूं, तो भतीजे हमारे साथ आ गए। तो हम लोगों ने शपथ ले ली। हालांकि 80 घंटों में हमारी शपथ खत्म हो गई और हमने इस्तीफा भी दे दिया। बाद में तो शरद पवार कह रहे थे उन्होंने इसलिए सरकार बनाई ताकि राष्ट्रपति शासन को हटाया जा सके और फिर कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार बन सके। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। शरद पवार जी ने ये शर्त रखी हमारे सामने कि अगर हमको इस प्रकार की मिलीजुली सरकार तैयार करनी है तो मेरे को एकदम यू टर्न लेना कठिन है। आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, उसके बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और दौरा करने के बाद मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र को एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के लोग वापस चुनाव नहीं चाहते। महाराष्ट्र के लोगों की इच्छा है कि बीजेपी और एनसीपी मिलाकर सरकार तैयार करे और फिर हम सरकार तैयार करेंगे। इसलिए हम लोगों ने, मैंने इस्तीफा दिया ताकि राष्ट्रपति शासन लग पाए। और सारी राष्ट्रपति शासन ऐसा नहीं लगता है, राज्यपाल जी ने सभी को पत्र लिखा कि आप बनाना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो। सबने कहा नहीं। ऐसा ही पत्र ये शरद पवार जी की पार्टी को भी लिखा और शरद पवार जी की पार्टी का जवाब मेरे कंप्यूटर पे टाइप हुआ कि हम नहीं बनाना चाहते और आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, क्योंकि उनके साथ मिलकर हमने ये किया था। इसलिए राष्ट्रपति शासन जो लगा उनके कहने पर लगा था और उसके बाद वो पता नहीं क्यों बदल गए। उन्होंने बदलने के कारण हम लोगों की सरकार चली गई। देखिए, आप इतने अनुभवी नेता हैं, शरद पवार पर भरोसा कर लिया। वो तो खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। नहीं, देखिए क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी बदलता भी है। तो हमको लगा कि चलिए अब इनसे बातचीत इतनी हो रही है, अच्छी बातचीत हो रही है, तो इसको आगे ले जाए। हाँ, ये बात है कि उन्होंने जो एक पॉलिटिक्स में कई बार उनके पर्सनैलिटी के साथ जोड़ा गया है कि लोग कहते हैं कि शरद पवार जी अगर बॉम्बे जाना चाहते हैं तो कलकत्ता का बोर्डिंग कार्ड दिखाते हैं, तो उसी प्रकार से हो गया ये। अब ये भी कहा जा रहा है कि आप
इतनी जल्दबाजी में थे, वापस मुख्यमंत्री बनने की आपने उन पर भरोसा कर लिया और उसके बाद आपने अजित पवार को अपने साथ ले लिया। वो अजित पवार जिनके बारे में मोदी जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि 70 लाख करोड़ रुपए के घोटाले इन्होंने किए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि एनसीपी के साथ हम कभी भी समझौता नहीं करना चाहते थे, नहीं करना चाहते। मैं साफ कह देता हूं, हम नहीं करना चाहते थे और हमारी आइडियोलॉजी भी अलग थी। लेकिन राजनीति में एक समय ऐसा आता है जिस समय आपको रेलेवेंट रहना पड़ता है और जब हमने पूरी शिद्दत के साथ शिवसेना को साथ में लेकर, उद्धव जी को साथ में लेकर, उनकी भी पार्टी को चुनकर लाया, अपनी भी पार्टी को चुनकर लाया और कुर्सी के लिए उद्धव जी ने हमारे साथ जिस समय धोखा किया, उस समय हमने यह तय किया कि देखिए, अगर इस प्रकार का अलायंस ये करके हमको इर्रेलेवेंट बनाते हैं तो हमको रेलेवेंट रहना जरूरी है और रेलेवेंट रहने के लिए राजनीति में कभी कभी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और इसलिए हमने कॉम्प्रोमाइज, मैं मानता हूं ये कॉम्प्रोमाइज है, ये हमने किया कॉम्प्रोमाइज। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हमने कॉम्प्रोमाइज करके सरकार बनाई लेकिन अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। हम अपनी आइडियोलॉजी पर अड़ी गए, उसी आइडियोलॉजी से सरकार चला रहे, आगे भी चलाएंगे। वो समय की मांग थी कि क्योंकि ये भी एक प्रकार का युद्ध है, युद्ध में आप अगर रेलेवेंट नहीं रहोगे तो समाप्त हो जाओगे और कोई आपको समाप्त कर रहा है और आप शांति से देख रहे हो, ऐसा युद्ध नहीं होता है। इसलिए हमने निर्णय लिया। हाँ, मैंने ये भूमिका कई बार रखी थी, हम जिंदगी में एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन भूमिका बदलनी पड़ी और मैंने बदली भूमिका। मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि आप मान रहे हैं, कोई राजनीति में मानता नहीं कि मैंने समझौता किया था, सब इसके गोलमोल जवाब देते हैं। आपने सीधी सीधी बात कही, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे ना कि जिसके खिलाफ ईडी इंक्वायरी कर रही थी, जिसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, जिसके खिलाफ इनकम टैक्स की इंक्वायरी हो रही थी, तो ये सारी एजेंसियां गलत साबित हो गई। देखिए, पहली बात तो आप देख लीजिए कि जो हमारे साथ आया है और उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है, ऐसी एक भी इंक्वायरी रुकी नहीं। आपने देखा होगा कई लोगों की प्रॉपर्टीज हमारी पार्टी के साथ आने के बाद भी अटैच हुई, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि बीजेपी के साथ आए और इंक्वायरी रुक गई। देखिए, मैं एक बात आपको कहता हूं कि मोदी जी की सरकार में भाई है या शत्रु है ये देखा नहीं जाता। एक बार वहां पर जो ठान लिया वो होता ही है। इसलिए ये लोग जो हमारे साथ आए, ये हमारा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन इनमें से जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, आज भी चल रही है, कुछ ही प्रॉपर्टीज आज भी जब्त हो चुकी है, हमारे साथ आने के बाद जब्त हुई है और जुडिशियल प्रोसेस चल रही है। देखिए, जब आप इतनी साफ साफ सच बात बता रहे हो तो ये बता दीजिए कि अजित पवार के साथ ये डील तो हुई होगी ना कि तुम्हारे केस से दबा देंगे। ऐसे कोई क्यों आ जाएगा? मैं आपको, चूंकि आप मेरे जितना ही मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी डील करने वालों में से नहीं है और मोदी जी का कोई पार्टी का व्यक्ति डील नहीं कर सकता। अजित पवार जी हमारे साथ आए बिना किसी शर्त के और जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। जो जुडिशियल प्रोसेस चल रही वो चलेगी। तब फिर तो लोग ये कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है, इसमें आया धुला साफ सुथरा होके वापस। तो इसको उल्टा भी कहा जा सकता है। जब लोग वो वहां रहते तो सब लोग कहते कि अच्छे ही है, अच्छे ही है, अच्छे ही है। हमारे पास आने के बाद गाली देते और बोलते वॉशिंग मशीन में चला गया। अरे आपके पास था तब तो आपको अच्छा लगता था, आप उसके चुम्मे भी लेते थे, उसको गले भी लगाते थे, और हमारे पास आ गया तो कहते वॉशिंग मशीन है। तो दोनों तरफ से इसको देखा जा सकता है, पर हम किसको धोएंगे नहीं, और धोएंगे तो ठीक ढंग से धोएंगे। अब चलते चलते ये भी बता दीजिए कि ये चाचा भतीजा शरद पवार अजित पवार साथ आने वाले हैं। देखिए, ये तो चाचा और भतीजा ही कह सकता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनूं मैं, वो तो वही बताएंगे।